Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic features, problem and policies of agriculture sector in Indian economy. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि what was the condition of our Indian economy on the eve of independence. So first of all, the agriculture sector was the main occupation of our Indian economy, but this was stagnant and backward situation. यानी उस समय हमारे देश में सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन था, यानी लगभग 72.27% पॉपुलेशन दीज वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. लेकिन ये केवल एज ए सबसिस्टेंस फार्मिंग के रूप में किया जाता था, ना कि कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में. तो हमारे देश में जब 5 ईयर प्लानिंग अप्लाई की गई तो उसमें सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड थी. यानी दीज आर द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड दीज ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दीज आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि सभी एसेंशियल गुड्स जो नेसेसरी या डेली रूटीन की गुड्स हैं, जो हमारे लिए जरूरी है सर्वाइवल करने के लिए, ये सारी वस्तुएं हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं. इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन इंपोर्टेंस प्रोवाइड की गई. और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के बिना ऑल ओवर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता. तो ये देखो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे द इंपोर्टेंस ऑफ जीडीपी, कि हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर की क्या इंपोर्टेंस है, क्या इसकी विशेषताएं हैं. तो सबसे पहले इसमें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आप ये देखो, यानी बिफोर 1947 द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी, दीज आर 51%. यानी 1950 तक हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो 51% था. लेकिन एट प्रेजेंट ये डिक्रीज होकर 51% टू 14.5% हो चुका है. क्या इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है? नो, इट डज नॉट मीन दैट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीजेस. इट मीन्स द प्रोडक्शन इन, यानी द प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल एंड टर्सरी सेक्टर ऑल्सो इंक्रीज. यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ पहले मेन ऑक्यूपेशन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसलिए मेन जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था. लेकिन 1947 के बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को भी इंपोर्टेंस प्रोवाइड की गई. इसलिए इन सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज हुआ. इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हो गया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यानी जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन है वो ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हुआ है. सेकंड है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स का मतलब होता है एसेंशियल गुड्स, यानी ऑल द एसेंशियल गुड्स दीज आर प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी ये हमारे देश में 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है उनको एज ए नेसेसरी गुड्स प्रोवाइड करती है. व्हीट, राइस, सॉल्ट, शुगर, यानी सारी जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो डेली रूटीन की वस्तुएं हैं, ये हमें केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. इसके साथ साथ जो एनिमल फीड वगैरह है, यानी पशुओं के लिए चारा वगैरह है, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. हम कह सकते हैं कि आप देखें 1947 तक लगभग 72.27% पॉपुलेशन वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर.
बट एट परसेंट भी हमारे देश में लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है यानी 49 या 50% जो पॉपुलेशन है, these are depends on agriculture sector. So these provide more employment in comparison of the other sectors. ये देखो लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए दीज आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने में भी इसका सबसे मुख्य योगदान है। नेक्स्ट है इसमें एज ए सप्लाई ऑफ रॉ मेटीरियल्स, सप्लाई ऑफ रॉ मेटीरियल्स। आप ये देखिए हमारे देश में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं यानी जो अपने रॉ मेटीरियल्स के लिए स्पेशली किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। जैसे इसमें शुगर मिल है यानी जिसमें शुगर केन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो कॉटन मिल्स हैं जिसमें कॉटन यानी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इट मीन्स ऑल द रॉ मेटीरियल्स for the industries which are depends on agriculture sector for their raw materials, these are provided by only the agriculture sector. तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि the development of industrial sector these also depends on the development of agriculture sector. तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है यानी उसका डेवलपमेंट भी मेनली किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर डिपेंड है। यानी जितना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा उतना ही ज्यादा रॉ मेटीरियल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रोवाइड होगा और हमारे देश में इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ज्यादा मात्रा में डेवलप्ड होंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यानी आप देखें कि मोस्टली इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं यानी विच प्रिपेयर द फिनिश्ड गुड्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। यानी इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं यानी उनका डेवलपमेंट किस पर डिपेंड है, यानी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होगा तो ऐसे इनपुट्स की डिमांड ज्यादा मात्रा में की जाएगी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा दीज आर डिमांडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर है उनकी डिमांड ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होगी। तो इट मींस कह सकते हैं कि दोनों का जो डेवलपमेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सारे जो इनपुट्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं these also demanded by the agriculture sector। तो उनकी डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। इट मींस एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होगा तो नेसेसरी है कि इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यानी कंट्रीब्यूशन इन डोमेस्टिक एज वेल एज एंड इंटरनेशनल मार्केट। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर दीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। यानी ये हमारा जो घरेलू बाजार होता है, इंडियन जो मार्केट होता है, उसमें मोस्टली जो गुड्स होती है, आपने देखा होगा आप कहीं पर भी मार्केट में चले जाओ आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हर जगह पर मिलेगा, क्योंकि ये सारी एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है यानी मार्केट के साइज का एक्सपेंशन करने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, राइट। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारे देश में 1967-68 में जब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी तो उससे पहले हमारा देश इसका इंपोर्ट्स करता था फूड ग्रेन्स का, लेकिन उसके बाद हमारे ही देश में इतना सरप्लस प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है कि अब हम इसका एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। यानी इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी ये अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि मोस्टली ऐसी गुड्स भी हैं जिनका हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो इट मीन्स ज्यादातर जैसे जूट है, टी है, कैश्यू नट्स है, टबैको है, स्पाइसेस है, यानी जिनमें इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना मेन कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं, जिसके द्वारा हमारे देश में एग्रीकल्चर की जो इंपोर्टेंस है वो और ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से हम
हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये वेल्थ ऑफ नेशंस भी है, हमारे देश की संपत्ति भी है। यानी जो हमारा लैंड है, यानी ये फिक्स्ड असेट्स हैं, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी ये प्रकृति का मुफ्त उपहार होते हैं जो हमें फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमें एक फिक्स्ड असेट्स भी प्रोवाइड करता है, हमारे देश की संपत्ति के रूप में है। तो इस वजह से दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी हमारी इकोनॉमी के लिए एक मेन रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। तो ये सारी थी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसकी फीचर्स, प्रॉब्लम्स या इसके रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.